देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने ये जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था और इस जावास्क्रिप्ट में हमने बेसिक नॉलेज ले ली थी कि भी जावास्क्रिप्ट होती क्या है। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट में किन किन पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, उससे रिलेटेड हमें मैटर कंप्लीट करना है। सबसे पहले कल हमने बात की थी कि कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें ये पता है कि हम HTML पेज के साथ अप्लाई करेंगे और इसको इंप्लीमेंट करने के तीन अलग अलग डिफरेंट वे हैं। विद इन हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन और एक्सटर्नल। ठीक है। अब हमने देखा था कि हेड सेक्शन में जब हम कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड अप्लाई करते हैं तो उसे हमें बॉडी सेक्शन में कॉल करना पड़ता है और बॉडी सेक्शन का कोड जो है वो बाय डिफॉल्ट हमारा लोड होता है, एग्जीक्यूट होता है और एक्सटर्नल के लिए हमें लिंक देना पड़ता है हमारे हेड सेक्शन के अंदर। अब ये सारी बातें हैं, हमें ये मालूम है कि जब भी हम कोई वेब फॉर्म क्रिएट करते हैं, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक अपने आप में वेब फॉर्म है और इस वेब फॉर्म में ऑनलाइन यूजर को अपना नेम फिल करना है, उसे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना एड्रेस देना है, ईमेल आईडी देनी है, मोबाइल नंबर देना है और लास्ट में उसको फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है। तो ये फॉर्म हमने डिजाइन कहां किया? हमने हमारा पेज की बॉडी सेक्शन के अंदर, ये हमारे वेब फॉर्म से रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं, उनके थ्रू हमने ये डिजाइन किया और ये इस पर्टिकुलर एरिया में हमने इस चीज को पुट कर दिया। अब हमने क्या देखा था कि जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, HTML को प्रोग्रामिंग टूल प्रोवाइड किया। प्रोग्रामिंग टूल, इसका मतलब ये है कि जब इस डिजाइन के थ्रू आपने कोई HTML से डिजाइन बनाई और उस डिजाइन के थ्रू कोई यूजर जो है कनेक्ट हो रहा है, तो यूजर इंटरेक्शन कर रहा है। अब इस इंटरेक्शन के फेज पे, इस बीच वाले पोर्शन में क्या करेगी जावास्क्रिप्ट, अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है। ये हमने कल बात कर ली थी कि यूजर जब उस वेब एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है, जैसे कि ये वेब फॉर्म बना हुआ है, कोई यूजर जब इसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेगा और सबमिट करेगा तो हमें पता है कि ये डेटाबेस में हमारी एक टेबल होगी, उस टेबल का नाम होगा रजिस्ट्रेशन टेबल और उस रजिस्ट्रेशन टेबल में ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होंगे। नेम का अलग होगा, एड्रेस का अलग होगा, जेंडर का अलग होगा और उसमें ये एंट्रीज जाकर के इंसर्ट क्वेरी से स्टोर हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें ये मालूम है कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वैलिडेशन का काम करता है। वैलिडेशन का मतलब क्या है? वैलिडेशन का मतलब ये चेक करना है कि यूजर जो इनपुट दे रहा है दैट इज प्रॉपर और नॉट। ठीक है। तो इस वेब फॉर्म के थ्रू जब कोई व्यक्ति अपना नाम फिल कर रहा है, जेंडर सेलेक्ट कर रहा है और सबमिट करता है, तो वो एंट्री एज इट इज जाकर के डेटाबेस के टेबल में कनेक्शन स्ट्रिंग हम लगाते हैं MySQL के थ्रू और वहां जाके जब स्टोर होती है तो इसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन जा रही है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट लगाते हैं और उन्हें हम वैलिडेशन बोलते हैं। अब वैलिडेशन को अप्लाई हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो बॉडी सेक्शन है या फिर हेड सेक्शन में, उसमें हमें जावास्क्रिप्ट का कोड पुट करना पड़ेगा। अब हमने ये देखा था कल की क्लास में कि जावास्क्रिप्ट एक लूजली कपल्ड लैंग्वेज है तो ये लैंग्वेज ही, लेकिन ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो जिस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप में पूरा एक पैटर्न फॉलो करती है, सिमिलरली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी एक पैटर्न फॉलो करती है। बट डिफरेंस ये हो जाता है कि उसकी कैपेसिटी उतनी वास्ट नहीं है। ठीक है। उतना ज्यादा मॉडर्न उसमें एक्सेसिबिलिटी फैसिलिटी नहीं है। तो जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसके थ्रू हमें क्या करना है, अपने कोड को इंप्लीमेंट करना है। अब कल हमने देखा था कि ये लूजली कपल्ड लैंग्वेज है तो इसमें डेटा टाइप को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है हमें। और हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा है कि हमारे पास बेसिक डेटा टाइप होता है, डिराइव डेटा टाइप होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। ठीक है। तो वो डेटा टाइप हमारे वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं उसका टाइप मेंशन करता है।
ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अगला स्टेज आता है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का। आप जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि आपको कोई भी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेसिक जो एग्जाम्पल है कि हमें सम ऑफ टू नंबर करना होता है, तो मुझे ये मालूम है कि मैन्युअली जब मैं करूंगा तो मेरा पहला नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 5 और इसका सम आएगा तीसरा नंबर 10। ये एक न्यूमेरिक डिजिट है, ये एक न्यूमेरिक डिजिट है और यहाँ पे प्लस ऑपरेशन हो रहा है। तो हमें ये मालूम है कि हम जो दे रहे हैं वो ये है दोनों, और जो हमें मिल रहा है रिजल्ट वो ये है। तो ऐसे में जब भी कोई प्रोग्राम हमें शुरू करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल चूज करते हैं कि कितने वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड होंगे। उसमें इनपुट वेरिएबल अलग होगा और आउटपुट वेरिएबल अलग होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स ये बताता है कि वेरिएबल नेम और इसको एंड करना है हमें सेमीकोलन से। ठीक है, तो वेरिएबल नेम आपने ले लिया ए बी और सी और ये सेमीकोलन। ठीक है, और इसका एक और सिंटेक्स अगर हम देखें तो इसके आगे हम लगा देते हैं डेटा टाइप वेरिएबल नेम सेमीकोलन। तो मैंने यहां पे लगा दिया डेटा टाइप, मान लीजिए इंटीजर। तो ये एक हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेरेशन सिंटैक्स होता है। अब डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन की जब बात आ जाती है तब आपको पता है इंट ए बी कॉमा सी, और हम क्या कर देते हैं a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5 मैंने दे दिया। तो ये वैल्यू क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई है कि यूजर ने फिक्स कर दिया है कि a और की वैल्यू b है, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 5 है। रैंडमली यूजर कीबोर्ड से इनपुट नहीं करा रहा। ठीक है, तो ये बेसिक हम अपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट की बात आ जाती है तो वहां पे हमें इसके साथ कोई भी डेटा टाइप नहीं मेंशन करना है। हमें तो क्या करना है, सिर्फ वैल्यू वेरिएबल पुट करना है और उसके आगे ये कीवर्ड होता है। कीवर्ड से हम लोग सब फैमिलियर है कि नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने होते हैं सी में, सी प्लस प्लस में और जावा में, और उनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो कीवर्ड की डेफिनेशन कौन बताएगा मुझे, रिजर्व वर्ड्स और भाई मेरी क्लास में बोला करो, मैं चुप, मुझे पसंद नहीं है। प्री डिफाइंड हो गया कंप्लीट। प्री डिफाइंड और रिजर्वर्ड। मुझे एक चीज बताओ, सी का जब पहला ही पहला जिस दिन प्रोग्राम बनाया था तो मेन फंक्शन के आगे वॉइड एक कीवर्ड है हमारा। तो वॉइड को आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी लगा देते हो क्या, उसकी लोकेशन भी फिक्स है। आप लोगों ने सी में स्ट्रक्चर बनाया था तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लगता है, यूनियन बनाने से पहले यूनियन कीवर्ड लगता है। तो कीवर्ड की डेफिनेशन होती है द स्पेसिफिक वर्ड विच आर प्री डिफाइंड दैट हैव देयर ओन स्पेसिफिक मीनिंग, स्पेसिफिक पर्पस और लोकेशन। ठीक है, उनका काम भी फिक्स्ड है, उनकी लोकेशन भी फिक्स्ड है और उनको किसके साथ पुट करना है वो भी चीज फिक्स है। ठीक है, तो सी में 32, सी प्लस प्लस में 48 और जावा में है, जावा में जावा चल रही है आप लोगों की रन टाइम एनवायरनमेंट एसडी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जावा में 52 रिजर्व कीवर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को ये मालूम है। अब बात आई कि हम बात कर रहे हैं कि वेरिएबल में वेर कीवर्ड लगेगा और उसके आगे मैंने वेरिएबल ले लिया और इस वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5.5। तो ये क्या करेगा, आपको पता है कि डेसिमल जहां लग जाता है वो हमारी फ्लोटिंग वैल्यू हो जाती है। तो इस तरह से क्या होगा कि ए में क्या वैल्यू आ रही है, हमारी फ्लोट वैल्यू आ रही है। क्लियर है। अब बात है कि जब हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन करना सीख लिया तो आप इस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने दे दिया वेर, एक वेरिएबल मैंने बना दिया नेम और इसमें नाम लिख दिया RAJA राजा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या कर लेगा, स्ट्रिंग रिसीव कर लेगा। ठीक है, अब बात आ रही है कि हम लोगों ने एक बेसिक प्रोग्रामिंग कल्चर में देखा था कि कोई भी जब अपन स्ट्रिंग बनाते हैं तो स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमारे एरे में जाकर के स्टोर होती है। तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन हमने नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ी है कि स्ट्रिंग इज ए एरे ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर का एरे अपने आप में स्ट्रिंग होता है और जब भी हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो कैर नेम और हम इसकी इंडेक्सिंग देते हैं 10, इसका मतलब क्या होंगे
10 कैरेक्टर का नेम इस एरे में जाकर के स्टोर होगा, और ये लास्ट वाला /0 से नल पॉइंटर से टर्मिनेट होता है। अब ये हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा था, और यहां पे वेरिएबल हमने ये दे दिया, तो इसका टाइप इसने ऑटोमेटिकली रिसीव कर लिया। जब ये वाला पार्ट हो गया हमारा डेटा टाइप वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। दूसरा, अब हम तीसरे सेक्शन पे आते हैं। हम लोगों ने एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है कि ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर क्या करते हैं, आपका ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जहां पे मुझे 2 नंबर का सम करना था, मैंने यहां पे प्लस एक साइन अप्लाई किया, और प्लस एक क्या है, सिंबल है, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन सम कर रहा है, और इसका रिजल्टेंट मेरे पास 10 आ गया। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होगी, ऑपरेटर्स आर सिंबल विच आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। तो ये हमारे दोनों जो वेरिएबल की वैल्यू थी, इनके ऊपर इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो ये एक सिंबल है जिसका एक स्पेसिफिक क्या है, ऑपरेशन है, कि ये यही काम करेगा, ऐड करेगा दो वैल्यूज को, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेटर का टास्क होता है। अब ऑपरेटर की जब हम बात करते हैं, तो हमारी एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे से वो सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, तो इनमें ऑपरेटर्स को क्लासिफाइड किया गया है। तो बेसिक ऑपरेटर की सबसे बिगिनिंग किस बेसिस पे की जाती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स वी हैव? अब पता है ये चीजें क्या है कि आप कोई 5 बोलता है, कोई 6 बोलता है, कोई 8 बोलता है, कोई 7 बोलता है। सबसे पहला जो बेसिक लैंग्वेज कोई भी बच्चा सीखता है अपने आईटी के फील्ड में, जब इनिशियल शुरुआत करता है, तो सी लैंग्वेज सीखता है। सी लैंग्वेज में ऑपरेटर को क्लासिफाइड किया गया है 3 टाइप्स में, ठीक है। और वो सबसे पहला टाइप है बाइनरी ऑपरेटर, दूसरा है यूनरी, और तीसरा है टर्नरी। अब इसके अंदर फिर फर्दर क्लासिफाइड होता है अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल और बिटवाइज। इसमें हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और इसमें हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इससे भी पूछ लेगा और इससे भी पूछ लेगा। तो अर्थमेटिक में हमारे 5 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और मॉड्यूल्स, तो वो हमारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लॉजिकल में हमारे एंड और नॉट होते हैं, और बिटवाइज में हमारे शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट होते हैं। उसके अलावा स्पेशल सिंबल ऑपरेटर्स भी होते हैं, यूनरी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और टर्नरी में क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन कंडीशनल। अब ये सारे के सारे ऑपरेटर आपके पास यूकेयू जावास्क्रिप्ट में भी है, अपना टास्क को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप क्या करते, ए की वैल्यू बी की वैल्यू को सम कराते, तो वो प्लस ही आपके काम में आना था। तो वो बेसिक चीज तो चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो यहां ये नहीं था, यहां पे एक अंतर जो है वेयर कीवर्ड का है, फिर ऑपरेटर में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। फिर आई कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का क्या रोल है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? व्हाट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम? तो इसका क्या आंसर होगा? क्या कंट्रोल? नहीं, और डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, तो हमेशा मैंने कहा स्टूडेंट्स को, या मैं बताता हूं कि भी सी रूट है हमारी। सी के फीचर सी प्लस प्लस में एज इट इज है, और सी प्लस प्लस वाले एज इट इज आपको जावा में मिल जाएंगे। तो यानी रूट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारी सी है, वहीं से सब अलग अलग हमारी क्रिएट की गई है। तो सी के फीचर्स पे मैंने एक बार बात की थी आप लोगों से कि सी का एक पहला ही पहला फीचर क्या है, सी इज ए स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और दूसरा बेसिक फीचर बोला था मैंने, सी इज ए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है? किसको? प्रोग्राम को किसके थ्रू होता है मॉड्यूल्स में डिवाइड? फंक्शंस के थ्रू होता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो एक प्री डिफाइंड हमारे पास सिंटैक्स है हर चीज को अप्लाई करने का। तो सी का जब मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, तो हेडर पोर्शन है और डिक्लेयर पोर्शन है। और हम ये मानते हैं कि हेडर फाइल जो है हमें सपोर्टिव फंक्शंस प्रोवाइड करती है, stdio.h, conio.h, printf और scanf देता है हमें, जो हमारा फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। conio.h हमें clr str get cs देता है, जिसके थ्रू हम
कंसोल स्क्रीन पे इनपुट देते हैं और हमारा आउटपुट आता है। ठीक है, तो उसके बाद वाले पोर्शन में जो हमारा डिक्लेरेशन पार्ट स्टार्ट होता है, वहां पे वॉइड मेन से हमारा प्रोग्राम एक्चुअल रीड होना स्टार्ट होता है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से। तो आप लोगों ने ये देखा है कि प्रोग्राम हमेशा टॉप टू बॉटम की ओर एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन रीड होता है। तो इसी रीजन से हम हमारी सी प्रोग्रामिंग को टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि प्रोग्राम का जो फ्लो है, जो टॉप टू बॉटम की ओर चल रहा है, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, आपने बोला प्रोग्राम को कंट्रोल करना, बट ये है फ्लो को कंट्रोल करना। जो हमारा कंपाइलर उसको रीड करता है ना लाइन बाय लाइन, जब उसकी एरर फाइंड आउट करता है, वो अपना काम कर देता है। फिर इंटरप्रेटर जब उसको लाइन बाय लाइन चेक करता है, तो उसको बीच में क्या मिलता है, एक बैरियर मिलता है। बैरियर मिलती देरी वो कंडीशन को पहले चेक करेगा, रुकेगा, ब्रेक करेगा, देन वो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग होगी तो आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज वो बाहर आ जाता है। तो हमारे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स का क्या रोल है कि ये प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब ये हमें मालूम है कि हमारे पास कौन कौन से हैं, ये चार होते हैं हमारे पास, इफ एल्स और नेस्टेड इफ और स्विच। इन सब से हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब जब प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं तो इन चारों का क्या काम है, एक एक लाइन का इनका आंसर है। इफ स्टेटमेंट कब काम में लिया जाता है, जब when always condition will be true। ठीक है, जब हमेशा कंडीशन ट्रू ही होगी, इट्स ए सिंगल ब्लॉक स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात आती है कि भी सेकंड इफ एल्स टू ब्लॉक स्टेटमेंट है और थर्ड इज नेस्टेड इफ मल्टी ब्लॉक है। अब नेस्टेड इफ में सिंटेक्स क्या होता है, नेस्टेड इफ हमेशा आउटर और इनर का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। ठीक है, इसमें क्या होंगे, नेस्टेड कंडीशंस होंगी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद चौथा जो है वो हमारा स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट किस काम में आता है और नेस्टेड इफ किस काम में आता है? ये तो आपने उसका मेथड बता दिया। व्हाट इज द यूज ऑफ पर्टिकुलर टास्क में स्विच करना। इधर से, व्हाट इज द रोल ऑफ स्विच स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम। हाँ, switch and nested if both are used to select single alternatives from more than one। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लासरूम के अंदर मोर देन है, मुझे कोई एक को सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, हमारा स्टूडेंट के नंबर 1 2 3 4 5, जहां पे मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई मैं वहीं पे जाकर के रुक जाऊंगा, वो तो स्विच करेगा। लेकिन नेस्टेड इफ में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट होने के बाद बाहर जाएगा। तो नेस्टेड इफ हमारा टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ठीक है, यूजर को उसमें जो है टाइम लगता है और एरर आने की चांसेस बढ़ जाती है। जबकि स्विच में क्या होगा, जो हमारा टाइम है वो सेव होगा और कोड भी जो है वो केस बाय केस बनेगा, तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस होगी और बग भी कम से कम आएगी। ठीक है, जब इन सब के बारे में हमने बात कर लिया तो अगला फेज आता है लूप का। तो लूपिंग क्या होती है, लूपिंग और क्या कंडीशनल स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है? हम्म, है ना, कैसे? हाँ भाई, आपने ये देखा कि यहां इसने क्या किया, पहले चेक किया वैलिड और नॉट, ट्रू एंड फॉल्स, तब स्टेटमेंट प्रिंट किया। ये क्या करेगा, वैलिड और नॉट, ट्रू एंड फॉल्स चेक करेगा और रिपीट करेगा। ये रिपीटिशन ऑफ टास्क करेगा। ये क्या करेगा, स्टेटमेंट को इटरेट करेगा। इटरेट मतलब दोहराना, रिपीट करना। तो ये तो एक प्रिंट कराएगा और ये उस कंडीशन के बेसिस पे रिपीट करेगा किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को। ठीक है, तो आपको पता है कि ये लूप हमारे तीन तरह के होते हैं, एंट्री, एग्जिट और फॉर लूप। ठीक है, एंट्री में हमारा कौन सा है, वाइल। एग्जिट में हमारा डू वाइल, और इनको हम प्री और पोस्ट टेस्ट लूप बोलते हैं। फॉर लूप हमारा जो है सबसे बेस्ट लूप क्यों माना गया है, फॉर लूप सबसे ज्यादा काम में क्यों लिया जाता है? दो रीजन है इसके। पहला रीजन है कि इसके अंदर सिंगल ब्लॉक के अंदर सिंगल लाइन में जो है हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। दूसरा रीजन ये माना गया है कि इसमें यूजर को एडवांस में ही पता होता है स्टार्ट और स्टॉप कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारे लूप के प्रोसीजर है। लूप आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में डिटेल में पढ़ लिए होंगे। अगला सेक्शन आता है जावास्क्रिप्ट का, जिससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, पेपर में। वो ये होगा कि एरे के जावास्क्रिप्ट में कौन सा होता है।
तो जावास्क्रिप्ट में एक होता है डेंस एरे, बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, अब तक आप लोगों ने पढ़ा है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी, सी प्लस प्लस में और जावा में, कि वी हैव 1D 2D और 2D और 3D को हम बोलते हैं मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जहां पे हमारे पास मोर देन वन रोज एंड कॉलम्स होती है और उसका इंडेक्सिंग हम क्या करते हैं, रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। लेकिन जो हमारा जावास्क्रिप्ट होगा, इसके अंदर क्या होगा कि हम जब कोई एरे क्रिएट करेंगे तो उसकी इंडेक्सिंग बनाते जाएंगे और उसके साथ ही उसकी वैल्यू एसोसिएट करते जाएंगे। तो वो कैसे होगा एग्जाम्पल, वो इस तरीके से उसका सिंटेक्स काम करेगा, हमें इंडेक्सिंग बनाते जाना है और उसकी वैल्यू असाइन करते जाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक नेम, 0 पे नेम दे दिया। ठीक है, नेम हमारा एरे है फर्स्ट इंडेक्सिंग पे, तो इसमें क्या होगा, इंडेक्सिंग देते जाएंगे और उसको हम वैल्यू एसोसिएट करते जाएंगे। इस तरह से हमारा जो है केवल ये एक टाइप का एरे बताया गया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, जब मैं आप लोगों को रिटर्न में नोट्स दूंगा तो वो एक एक बाय मेरे हैंड रिटन होंगे, उसीलिए मुझे उसमें टाइम लग रहा है। तो उसमें आपको हर चीज, जैसे टॉपिक आ गया, टॉपिक के नीचे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं और एग्जाम्पल के नीचे सिंटेक्स, सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो एक केवल ये एरे का नाम याद रखना है आपको, डेंस एरे होता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है फंक्शन वाला। अब फंक्शन की बात हम कर लेते हैं फटाफट। फंक्शन का रोल क्या है, आपने सी में भी पढ़ा है, सी प्लस प्लस में भी पढ़ा है, जावा में भी पढ़ा है, तो कौन बताएगा? अभी जस्ट इस पे डिस्कशन भी हुआ था जब हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे। हमारे पास जो फंक्शन है वो क्लासिफाइड किए गए टू कैटेगरीज में, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। तो उसके बारे में हमें देखना है कि प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि हमारे लिए पहले से अवेलेबल है उस लैंग्वेज के अंदर, और यूजर डिफाइंड जो यूजर खुद क्रिएट करेगा। तो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में यूजर डिफाइंड जो फंक्शन है वो कैसे होंगे और प्री डिफाइंड जो है वो कौन से हैं और किस तरीके से काम करते हैं, इन दो को आपको समझ लेना है। मैं अलग अलग सेक्शन बना रहा हूं। पहला सेक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा है यूजर डिफाइंड। ठीक है, अब तक आप लोगों ने प्री डिफाइंड के बारे में पढ़ा है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि मान लीजिए प्रिंट एफ एक फंक्शन है, स्कैन एफ एक फंक्शन है जहां पे ये पैरेंथेसिस लग जाता है। फंक्शन का मतलब पैरेंथेसिस तो उसके साथ होगा ही होगा। ठीक है, आप लोगों ने जावा में पढ़ रहे हो अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फंक्शन, तो ये प्रिंट एलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो इस तरीके से हमने सी और जावा के दो फंक्शन देखे। ये हमें किससे मिल रहे थे? ये हमें मिल रहा है हमारी हेडर फाइल से, और ये मिल रहा है हमें पैकेज से, जो कि हम इंपोर्ट कराते हैं जावा के अंदर। लेकिन जावा स्क्रिप्ट की बात आ रही है हमारी, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसके अंदर प्री डिफाइंड जो है वो तीन तरह के फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन वो है थ्री टाइप्स के। इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स इन जेएस। इसको डायलॉग बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पहला होता है अलर्ट, दूसरा होता है प्रॉम्प्ट और तीसरा होता है कंफर्म। ये तीन प्री डिफाइंड है और इन तीनों का वर्किंग पैटर्न अलग अलग है। हमने कल की क्लास में एक बात भी शुरू की थी कि जावा स्क्रिप्ट में यूजर डिफाइंड वैल्यू कैसे दी जाती है। तो एक कैंडिडेट ने मुझे आंसर दिया था यूजिंग प्रॉम्प्ट, तो वो यही फंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड वैल्यू गेट करते हैं। अब ये तीनों काम कैसे करेंगे? अलर्ट क्या करेगा, जब भी आप अलर्ट लिखेंगे, अलर्ट और उसके अंदर मैसेज लिखेंगे प्लीज फिल डिटेल। ठीक है, ये आपने मैसेज लिखा और ये हमारा हेड सेक्शन में हमने इसको पुट किया था। तो जैसे इसको हम रन कराएंगे, तो ये रन जैसे करेगा तो ये हमें डायलॉग बॉक्स देगा और उसके अंदर लिखा हुआ आएगा ये वाला मैटर, अलर्ट प्लीज फिल डिटेल, और एक बटन आएगा जिसमें ओके लिखा हुआ रहेगा। यानी वन साइडेड एक्शन है इसमें,
वन साइडेड का मतलब यूजर को केवल एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है कि ये मैसेज आया, उसको उसने रीड किया, यहां पे प्लीज फिल डिटेल ओके। ये कब आएगा, ये क्यों आएगा? मान लीजिए मैंने एक फॉर्म डिजाइन किया है, नेम और ये टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड और ये टेक्स्ट बॉक्स और लास्ट में सबमिट कर रहा है, ठीक है। अब ये सबमिट, मैं गया और मैंने ब्लैंक पे ही सबमिट कर दिया, तो ये पॉपअप जनरेट होगा, ठीक है। और ये कैसे जनरेट होगा? पहले मुझे वैलिडेशन कोड लगाना पड़ेगा। वैलिडेशन कोड कैसे लगेगा? अब उसमें आपकी पूरी HTML आ गई, जावास्क्रिप्ट आ गई। पहले तो मुझे एक चीज बताओ कि ये फॉर्म जब मैं डिजाइन करूंगा तो कौन से दो एलिमेंट्स काम में लिए जाएंगे? एक तो इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप पासवर्ड और इनपुट टाइप बटन। बटन की वैल्यू सबमिट हो जाएगी, लेकिन ये एलिमेंट्स अप्लाई कहां होंगे? फॉर्म में। तो फॉर्म का नेम आ जाएगा फॉर्म वन, और उसका एक्शन आ जाएगा और उसका मेथड आ जाएगा। ये तो हो गया बॉडी वाला पार्ट। लेकिन जब हमें इसके लिए हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट लगानी है तो मैं क्या चेक करूंगा? मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल एक्स, और मैं चेक करूंगा इफ फॉर्म वन डॉट एफ नेम डॉट वैल्यू। अब यहां पे एक वेरिएबल मैंने लिया एक्स और मैंने इफ कंडीशन में चेक किया फॉर्म वन। फॉर्म वन किसका नाम था? जो ये मैंने फॉर्म बनाया था। और उस फॉर्म वन के अंदर ये बॉक्स का क्या नाम था? एफ नेम, यानी फादर्स नेम या नेम जो भी आप कर दो। और इसके अंदर डॉट वैल्यू, इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है? वो वैल्यू अगर आएगी तब तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल एक्स में आ जाएगी। और वेरिएबल एक्स को मैंने फिर चेक कराया इज इक्वल टू इफ एक्स इज इक्वल टू नल और ब्लैंक, तो क्या कर दे? अलर्ट मैसेज प्रिंट कर दे प्लीज फिल योर टेक्स्ट बॉक्स। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है? जावास्क्रिप्ट का कोड लगाना पड़ेगा। हायरार्की कैसे चली? हायरार्की चली फॉर्म नेम और उसके अंदर एलिमेंट नेम एफ नेम और उसके अंदर डॉट वैल्यू। अगर वो वैल्यू आ गई तब तो हमने इसको असाइन कर दिया एक्स में, ठीक है। और एक्स को फिर हमने कंपेयर करा दिया नल से और ब्लैंक से। अगर वो एक्स की वैल्यू नल आती और ब्लैंक आती तब तो ये मैसेज प्रिंट कर दे, यानी यहां पे खाली पे मैं सबमिट करता तो ये पॉपअप जनरेट हो जाता, डायलॉग बॉक्स अलर्ट, ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, मैं यहां पे लिख करके सबमिट करता, ये तो कोई पॉपअप आता ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा वन साइडेड है, जिसमें क्या आएगा? ओनली ओके बटन आएगा और मैसेज आएगा। इसके अलावा ये होता है हमारा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में क्या होगा? जब भी आप प्रॉम्प्ट को लिखेंगे तो ये दो बटन देगा, ओके और एक देगा कैंसिल का, ठीक है। और इसके साथ ये टेक्स्ट बॉक्स देगा जहां पे आप क्या कर सकते हो? कोई ना कोई इनपुट वैल्यू स्ट्रिंग में या फिर न्यूमेरिक डिजिट में दे सकते हो। तो ओके और कैंसिल, आपको इच्छा है तो आप ओके कीजिए, आपको इच्छा है कैंसिल कीजिए, तो ये बोथ ऑप्शन देता है आपको, ठीक है। और इसी तरह से तीसरा होता है हमारा कंफर्म। कंफर्म में भी हमारे पास क्या होगा? ओके कैंसिल बटन आएगा। तो क्वेश्चन जो बनेगा इसका बनेगा कि वन साइडेड एक्शन कौन सा प्रीडिफाइंड फंक्शन परफॉर्म करता है? तो अलर्ट। बोथ साइडेड में ओके और कैंसिल। कंफर्म का मतलब यूजर से कंफर्मेशन लेना है, और प्रॉम्प्ट में एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिया जाएगा जिसके थ्रू यूजर क्या कर सकता है? वैल्यू को पुट करा सकता है वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे तीन हमारे जो है प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब बात आती है यूजर डिफाइंड फंक्शन की। यूजर डिफाइंड फंक्शन से क्या मीनिंग निकलता है? अब यूजर द्वारा क्रिएट किए गए फंक्शन, हमने सी में पढ़ा है कि भी फंक्शन क्या करता है? डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग, तीन पोर्शन में वर्क करता है। डिक्लेरेशन का सिंटेक्स अलग होगा, डेफिनेशन का अलग होगा और कॉलिंग का अलग होगा। तो क्या फंक्शन बनाने से बेनिफिट क्या मिलते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? हाँ, अच्छा। और सबसे पहला बेनिफिट जो है फंक्शन का, रिड्यूस्ड कोड। कोड को ये रिड्यूस करता है, और जैसे ही कोड रिड्यूस हुआ तो कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हुई, यानी उसकी कठिनाई भी खत्म हुई, और उससे क्या होगा? डीबगिंग करना आसान हो जाता है, डीबगिंग इजियर कर देता है ये, ठीक है। अब फंक्शन का मतलब ब्लॉक्स, और वो ब्लॉक क्या होंगे? टू परफॉर्म
ए सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्टिकुलर टास्क। ठीक है। अब बात आई कि फंक्शन जब आप बनाते हो तो जनरली आपने देखा है कि उसके तीन स्टेज होते हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग। ठीक है, इसका सिंटैक्स होता है। डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं कि क्या हमें फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन जब बनाते हैं हम तो क्या डिक्लेरेशन सिंटैक्स होता है, डेटा टाइप, नेम ऑफ फंक्शन और ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स। अब मुझे बताओ कि सी के अंदर मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाऊंगा तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा दे आर नोन एज लोकल पैरामीटर्स और ग्लोबल पैरामीटर्स, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है? भाई एक ही जना बोलेगा, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? चुप रहने के लिए थोड़ी ना क्लासेस होती है। क्या होता है स्कोप ऑफ वेरिएबल है? व्हाट इज स्कोप ऑफ ए वेरिएबल? आपने स्टोरेज क्लासेस पढ़ी है सी में? हो गया सी का सिलेबस? हो गया? तो स्टोरेज क्लासेस पढ़ी होंगी ना उसमें, ऑटो एक्सटर्न स्टैटिक रजिस्टर, तो उसमें आया नहीं टॉपिक क्या होता है स्कोप ऑफ वेरिएबल? तो फिर भूल कैसे गए? हाँ इधर से आयुषी, क्या? एक आप रेगुलर हो, आप वो हो, आप हो, आज वो आप भी हो, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? स्कोप ऑफ ए वेरिएबल मींस एक्सेसिबिलिटी रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल और लाइफ टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिएबल। यानी कोई सा वेरिएबल आपने कहां डिक्लेयर किया है, वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट हो रहा है और वो कितने ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसका स्कोप और लाइफ टाइम कहलाता है, जिसको हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। और किसी भी वेरिएबल की मेमोरी को इसमें जाकर के स्टोर करने की कैपेसिटी को इंप्रूव कौन करती है? स्टोरेज क्लासेस इंप्रूव करती है, जिसमें ऑटो स्टैटिक और मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन यहीं से बनेंगे सारे के सारे। ये मान के चलना, ये नहीं है कि आपसे वहां पे प्रोग्राम बनवाया जाएगा, बहुत वेरी बेसिक, और वो लाइन टू लाइन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पेपर बनने की जो प्रोसेस है वहां पे आरपीएससी में चालू हो गई है। मई एंड में पेपर है बेसिक का और एडवांस का है जून में। ठीक है, क्योंकि जब पेपर सेट होगा उसके बाद वो प्रिंटिंग के लिए भी जाता है और वो सारी चीजें होती है। तो आप एक एक चीज से अवेयर रहिए तभी आप सरवाइव कर पाओगे, अदरवाइज तो मैंने मेरी फर्स्ट क्लास में भी कहा था कि 2 घंटे का टाइम है, 120 क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी 100 क्वेश्चन है, यानी पर क्वेश्चन हमारे पास कितना मिनट आ रहा है? एक एक मिनट आ रहा है, 70 सेकंड आ रहे हैं। ठीक है, अब उसमें आपको क्वेश्चन को रीड भी करना है और चारों ऑप्शंस को भी रीड करना है, और चारों ऑप्शंस आपको सिमिलर सिमिलर टाइप के मिलेंगे। कई बार बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मुझे तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, और मैं टिक कर दूंगा, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस ही हमें प्रॉब्लम में डालता है। तो जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो उनको बहुत सिस्टमेटिक पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ो। वहां पे केवल सिलेबस में एक नाम दिया गया है सी, तो वो सी लिख दिया उससे काम थोड़ा ना चलेगा। सी में पॉइंटर भी है, एरे ऑफ सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी है, टाइप डेफ ऑपरेटर भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम एक उस सी को पढ़ने में 6 महीने लगाते हैं। तो अब देख लो आप लोग, उसके अलावा जो नए टॉपिक हैं जिनको हमने अपने ग्रेजुएशन में भी नहीं किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी नहीं किया, वो अलग जुड़ चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग। तो डिक्लेरेशन में हम लिखते हैं सिंटेक्स और आर्ग्यूमेंट, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। और जब हम मेन फंक्शन में के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर, इनको हम बोलते हैं ग्लोबल, इनको हम बोलते हैं लोकल। ठीक है, तो ये हमने डिक्लेरेशन किया। फिर डेफिनेशन पोर्शन में हम करते हैं कि व्हाट वी वांट टू डू, हमें करना क्या है फंक्शन से। मुझे सम करना है तो मैं क्या करूंगा, सम का ऑपरेशन डिक्लेरेशन डेफिनेशन पार्ट में करूंगा। फिर इस फंक्शन को कॉल किया जाता है कहां पे? मेन फंक्शन के अंदर। ये 3 स्टेज होती है एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। लेकिन जब हम जावा स्क्रिप्ट में कोई भी प्रोग्राम में फंक्शन बनाएंगे तो हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है, फंक्शन कीवर्ड लगाना है,
और फंक्शन का नेम दे देना है पैरेंथेसिस के साथ। और ये यहीं पे जो हमारा ओपनिंग कर्ली और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है, इसके बीच में हमें क्या कर देना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब मान लीजिए कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अलर्ट का, तो वो अलर्ट वाला फंक्शन मैं कहां पे लगाऊंगा, तो बाय डिफॉल्ट लोड होगा जब मैं बॉडी में लगाऊंगा। लेकिन अब मैं ये फंक्शन कहां लगाता हूं, पहले तो मैंने बनाया कौन सा, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक प्री डिफाइंड फंक्शन लिखा हेलो। ठीक है, तो अब ये आउटर फंक्शन हो गया, इसके अंदर इनर फंक्शन हो गया। अब ये लेकिन मैंने ये इसको कहां पे अप्लाई किया है, हेड सेक्शन के अंदर। तो अब इसे मुझे कहां पे कॉल करना पड़ेगा, जब मैं बॉडी के अंदर फॉर्म टैग लूंगा, फॉर्म टैग, तो इसके ऑन क्लिक पे मैं क्या करूंगा, कौन सा फंक्शन कॉल करूंगा, जो भी मैंने नेम दिया है फंक्शन का, उसको मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन हमने बनाया कहां था, हेड में, और उसको हमने कॉल कहां किया, बॉडी के फॉर्म में, ऑन क्लिक इवेंट पे। ठीक है, तो फंक्शन आप कोई से भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पे क्या कर देता, a प्लस बी कर देता, और इसको आउटपुट फंक्शन कौन सा है जावास्क्रिप्ट में, जैसे प्रिंट एफ है, सी आउट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है। जावास्क्रिप्ट में मैंने आप लोगों को बताया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और इसके अंदर पैरेंथेसिस, तो मैं ए और बी की वैल्यू का सम करा के और यहां पे डिस्प्ले करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, तो आंसर मेरा ए और बी की वैल्यू आएगी। तो फंक्शन आपको डिक्लेयर करना है और उसके अंदर आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आपको कर देना है। लेकिन जब भी आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे तो उसको कॉल करना कंपलसरी हो जाएगा, कहां पे, हमारे बॉडी सेक्शन के अंदर। ठीक है, लेकिन बॉडी सेक्शन में ही आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाओगे तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो पेज लोड होते ही देरी फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो भी आपको फंक्शन बनाना होगा वो आप बनाएंगे। अब यहां पे नया एक टॉपिक आया, ऑन क्लिक, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है, when we are performing some operation using keyboard or mouse is known as events। ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट सबसे फेमस है, और दूसरा है ऑन सबमिट। ठीक है, और तीसरा है ऑन की प्रेस अप और ऑन की प्रेस डाउन। ये चार ही इवेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इवेंट्स वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। अब ये पूरा जो मैंने आज बताया सिनेरियो, ये है हमारी एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। अब जब हम इसको प्रैक्टिकली सिस्टम में करते हैं ना, तो हम वीएस कोड में इन सारे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करके ब्राउजर पे रन कराते हैं, नोटपैड में इनको रन कराते हैं। तो हमारा सारा जो हम एक बेसिक सी के प्रोग्राम बनाते हैं, सम ऑफ टू नंबर, लूप का प्रिंट कराते हैं, वही सारी की सारी प्रोग्रामिंग हम यहां से कर देते हैं। तो नया जो कॉन्सेप्ट जुड़ा वो मैंने आपको बता दिया, एक तो वेर कीवर्ड ध्यान रखना, दूसरा डेटा टाइप में लूजली कपल्ड ध्यान रखना, तीसरा जो है डेंस एरे का नाम ध्यान रखना, और चौथा जो है प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, चौथा पांचवा, और छठा है आपका इवेंट्स वाला, ऑन क्लिक, ऑन सबमिट, ऑन की प्रेस अप, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ट्रिगर हमेशा एसक्यूएल में ही होते हैं, वो भी पीएल एसक्यूएल में, जे क्वेरी में एडवांस फॉर्म में है, ये अपने है ही नहीं सिलेबस में। तो इस तरीके से अब जो है वो आपको एक बेसिक मालूम चल गया एचटीएमएल का, सीएसएस का, जावास्क्रिप्ट का। अब कल की क्लास में अपन एक्सएमएल स्टार्ट करेंगे, और एक टॉपिक है बेसिक वालों में कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है और ऑनलाइन और ऑफलाइन मैसेजिंग क्या होती है। ठीक है, जो हम डेली अपने रूटीन लाइफ में काम में लेते हैं उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।